साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों में ठोक करके जातिवाद, चाहे सरकारी वकीलों की नियुक्तियां हो, विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हो या विभिन्न विभागों में अन्य नियुक्तियां, ठोक करके जातिवाद के आरोप लगे। गांव में सामंतवाद और ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना के आरोप लगे। पेट्रोल डीजल के दाम अभी तक के सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच गए। फलों सब्जियों के दामों में आग लग गई। कोरोना से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में जितनी मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा मौत हुई। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा करके देख लीजिए, निश्चित तौर पर हर शख्स के कोई ना कोई जानने वाले की मौत हुई इस कोरोना के समय में। मतलब सरकार की बद इंतजामी, बदनीयती, और उसमें तुर्रा ये कि अगर किसी ने कह दिया ट्विटर पर या फेसबुक पर लिख दिया कि मेरे किसी परिजन की मौत ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ना होने की वजह से हुई है, तो उसको सजा भी दी जाएगी। कहा जाएगा कि तुम अफवाह फैला रहे थे, पुलिस तुम्हारे घर पर पकड़ने पहुंच जाएगी। वंचित तबकों का जम करके उत्पीड़न हुआ। पत्रकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने की पुरजोर कोशिश की गई। सरकारी धमकियां भी दी गईं। पत्रकारों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जम करके गिरफ्तारियां हुई। किसी ने फेसबुक पर लिख दिया, ट्विटर पर लिख दिया। सरकारी कर्मचारियों की न सिर्फ सस्पेंड किया गया, पदोन्नति की गई, बल्कि तमाम मामलों में, अमर सिंह पटेल जैसे मामले में बर्खास्तगी तक कर दी गई। हिस्सेदारी, भागीदारी, आरक्षण को तहस नहस कर दिया गया। संवैधानिक ढांचे को बुरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई। एक जाति विशेष के माफियाओं को, गुंडों को संरक्षण दिया गया। इतने सब मुद्दे होने के बावजूद, 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा मुद्दा गिफ्ट में मिलने के बावजूद, योगी सरकार द्वारा या पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियां जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पूरी की जानी थी, उनमें से तमाम सारी भर्तियां अभी भी लटकी हुई हैं। बढ़ती हुई बेतहाशा बेरोजगारी की दर के बावजूद क्या वजह है कि जब ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, तो लोग अभी भी दबी जबान बोल रहे हैं। क्यों लोग ठोक करके नहीं बोल पा रहे हैं कि हाँ, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा? क्यों लोग विपक्ष में किसी भी एक नेता को चुन नहीं पा रहे हैं? क्यों लोग पूरी मजबूती, मुस्तैदी के साथ नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के इन पूरे कामकाज को देखते हुए मैं विपक्ष में इस नेता को पसंद कर रहा हूं? उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान राजनीति में, चाहे वो अंबेडकरवाद की बात करने वाली पार्टियां हो या सामाजिक न्याय की बात करने वाली कोई भी पार्टियां, अब आप कहेंगे कि विपक्ष में इन्हीं दोनों विचारधाराओं की पार्टियां नहीं, अन्य पार्टियां भी हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन यही दोनों विचारधाराएं हैं जिन्होंने तकरीबन 33 साल उत्तर प्रदेश को दक्षिण पंथ से, यानी कि संघी विचारधारा से मुक्त करके रखा था। इसलिए विपक्ष में इन्हीं दोनों विचारधाराओं से लोगों को ज़्यादा उम्मीद रखती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि दोनों ही विचारधारा रखने वाले लोग सीधे तौर पर लड़ते हुए, टकराते हुए नहीं दिख रहे हैं। चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश की जनता को, मतदाताओं को इस बात का जवाब ढूंढना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जैसा नेता गायब है। उसकी अगर असली जवाबदेही बनती है तो इस प्रदेश के मतदाताओं की ही बनती है। इसलिए क्योंकि इस प्रदेश के मतदाताओं के लिए सामाजिक न्याय तब आता है जब उनकी जाति का कोई नेता बोलता है। मसलन जब नीतीश कुमार या अनुप्रिया पटेल कुछ बोलेंगे तब वो कुर्मियों के लिए सामाजिक न्याय होगा। उसी तरीके से जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या बिहार में तेजस्वी यादव कुछ बोलेंगे तब यादवों के लिए वो सामाजिक न्याय होगा और उसकी तारीफ तभी वो सोशल मीडिया पर करेंगे। उसी तरीके से अपनी अपनी जाति के नेताओं का इंतजार करते हुए मौर्य समाज के नेताओं के लिए सामाजिक न्याय तब होता है जब उपेंद्र कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा, केशव प्रसाद मौर्य वगैरह, इनको तो बोलना नहीं है, लेकिन उनके भी कदम का इंतजार किया जाता है कि कैसे हम अपने नेता की तारीफ करें।
उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर के अच्छे कामों की तारीफ नहीं की जाती। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह या राजेंद्र पाल गौतम कुछ बोलते हैं तो उनके अच्छे कामों की तारीफ नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लगातार लड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी भी तारीफ नहीं की जाती, क्योंकि सामाजिक न्याय तो तब होगा जब उनकी जाति का नेता कुछ बोलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत कुछ भी अच्छा कदम उठाएं, उनकी तारीफ नहीं की जाती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ भी कदम उठाएं, उनकी उस तरीके से तारीफ नहीं होती जैसी होनी चाहिए थी। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जब शानदार फैसले लेते हैं पिछड़े और वंचित वर्ग के हित में, तो उनकी तारीफ भी नहीं की जाती, क्योंकि उस समय हम खोजने में लगे होते हैं कि हमारे जाति का नेता कुछ बोलेगा या मजबूरी में कुछ भी उससे बुलवा दिया जाएगा। वो ही सामाजिक न्याय है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद किसी भी एक महत्वपूर्ण विपक्षी दल से ये मुद्दा नहीं बनवा पा रही है कि उत्तर प्रदेश में ठोक करके जातिवाद हावी है। 69,000 शिक्षक भर्तियों में ठोक करके आरक्षण नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं, लेकिन किसी भी विपक्षी दल द्वारा इस मुद्दे को उस तरीके से नहीं उठाया गया जैसे उठाना जाना चाहिए था, क्योंकि मतदाताओं के ही अपने एजेंडे में ये सारी चीज शामिल नहीं है। इसलिए अब नेताओं की तारीफ उनके कामों पर करनी होगी, जाति को पीछे छोड़ना पड़ेगा। बात करते हैं एमके स्टालिन की। उनके कदमों की वजह से ही आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा था। तमाम सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से आते हैं, करुणानिधि की विरासत को संभाल रहे हैं। एमके स्टालिन की पहले तारीफ इसलिए की गई कि उन्होंने अपने 33 मंत्री बनाए मंत्रिमंडल में, उनमें से एक भी ब्राह्मण जाति का व्यक्ति नहीं बनाया। तो ये बात खुश होने की क्यों है? किसी जाति विशेष का अगर मंत्री नहीं बनेगा, बात खुश होने की बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसके पीछे जो तर्क दिया वो निश्चित तौर पर कान खोल करके तमाम सामाजिक न्याय के धुरंधरों को सुन लेना चाहिए। उन्होंने कहा था, चूंकि इस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है, इसलिए मैंने वंचित तबके के मंत्रियों को बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। ये एकमात्र कदम नहीं है। इसके अलावा जो वर्तमान में लड़ाई लड़ रहे हैं एमके स्टालिन नीट परीक्षा के खिलाफ, वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए समझने की बात है। प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचते हैं, न सिर्फ नीट के माध्यम से हो रही परीक्षाओं से वंचित तबके के ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र छात्राओं को नुकसान होने का मुद्दा उठाते हुए इसको रद्द करने की मांग करते हैं, बल्कि 3 कृषि बिलों को काला कानून बताते हुए उनके रद्दीकरण की भी बात करते हैं। एमके स्टालिन ने यही नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ठोस कदम उठाया। 5 जून को मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। समझिएगा, उनके प्रेस नोट से ये बात मैंने उठाई है, जो राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर नीट के प्रभाव का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और नीट में अध्ययन क्या करेगी? राज्य में एमबीबीएस जैसे मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करेगी और पिछड़े वर्गों के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए 1 महीने के भीतर आवश्यक सिफारिश करेगी। एमके स्टालिन ने इसके अलावा जो बात कही वो देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु का इतिहास सदैव सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। इस कर्तव्य को लगातार बनाए रखने के लिए सरकार नीट परीक्षा की विसंगतियों को दूर करने के लिए सभी कदम उठाने के लिए दृढ़ है। पैनल विश्लेषण करेगा क्या इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का पिछड़े वर्ग के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सत्ता पक्ष के इस तरह के रुझान का असर ये हुआ कि विपक्ष में बैठी हुई अन्ना द्रमुक समेत तमाम सारी पार्टियों ने इस बारे में एक मत व्यक्त किया और ये फैसला लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले और पिछड़े वर्ग के छात्रों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं मिल पाता है। एक दलित लड़की सहित कई उम्मीदवारों की आत्महत्या होने के बाद तमिलनाडु में नीट परीक्षा का विरोध कई गुना बढ़ गया था। इसलिए नीट परीक्षा को लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीट परीक्षा के माध्यम से जो आरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं
मेडिकल परीक्षाओं में उससे केवल और केवल तमिलनाडु को नुकसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एक जागरूक व्यक्ति हैं, उनको पता है कि चुनाव जीतने के बाद भी उनको अपने वर्गों से किए हुए वादों का ध्यान रखना है, और न सिर्फ वादों का ध्यान रखना है बल्कि सामाजिक न्याय का असली तकाजा यही कहता है। सामाजिक न्याय को जाति के बंधन में बांधना बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए एम.के. स्टालिन ने ग्रामीण क्षेत्रों की पृष्ठभूमि, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तमाम सारे बच्चों की पृष्ठभूमि को भी आधार बनाया है। इसी तरह की राजनीति का मैं कायल हूं। पिछड़े और वंचित तबकों के लिए इसी तरह की राजनीति, मुद्दों की बात ठोक करके करने वाले नेताओं की जरूरत है। यानी कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते समय जो मांग पत्र सौंपा, उसमें साफ शब्दों में कह दिया कि बिना वंचित वर्ग के हितों का ध्यान रखे हुए अगर नीट परीक्षा कराई गई तो हम इस परीक्षा को नहीं होने देंगे और इसका विरोध करेंगे। एकमात्र उदाहरण नहीं है, मुख्यमंत्री बनते ही एम.के. स्टालिन ने मंदिरों में फैली हुई गैर बराबरी को दूर करने की शुरुआत कर दी। उन्होंने घोषणा की कि 100 दिन में 200 गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी। इन जो पुजारी बनाए गए जाएंगे उनको 100 दिन का एक कोर्स, जिसको सैव अर्जक कोर्स कहा गया, वो बताया जाएगा। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडामेंट डिपार्टमेंट एक बनाया गया है तमिलनाडु में, उसी के अधीन 36,000 मंदिर आते हैं तमिलनाडु के। उन 36,000 मंदिरों में अभी 200 गैर ब्राह्मण पुजारी नियुक्त किए जाएंगे। धीरे धीरे इस संख्या को आगे बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की या एक जाति विशेष की पार्टी कहा क्यों जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विरोध सबसे पहले तमिलनाडु में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही आई, और उसने कहा कि ऐसा करके तृणमूल मुनेत्र कज़गम जो पार्टी है वो अपनी मानसिकता को उजागर कर रही है। डीएमके की सांसद कनिमोझी ने इसका सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि वो एक ही वर्ग और एक ही जाति की पार्टी है, इसलिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को चिंता हुई। बहरहाल इन तमाम सारे विरोधों के बीच में, चूंकि इससे पहले तमिलनाडु में कई बार ऐसी कोशिश हुई लेकिन कोर्ट बैठी हुई है, कभी हाई कोर्ट ने कभी सुप्रीम कोर्ट ने इन निर्णयों पर रोक लगाई। अब ये निर्णय कब तक बने रहते हैं कोर्ट की कृपा से, ये देखना होगा। बहरहाल एम.के. स्टालिन ने जन्मजात श्रेष्ठता और जाति के वर्चस्व और घमंड को तोड़ने के लिए जो एक कदम उठाया है वो संवैधानिक हिसाब से बिल्कुल ठीक उठाया है। इस कदम की सराहना होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उत्तर भारत में इस तरह की राजनीति क्यों नहीं हो पा रही है? तो मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा करूंगा कि इतने मुद्दों के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों कहना पड़ रहा है कि हम यहाँ से इतने थकार चुके हैं कि मजबूरी में यहाँ वोट दे देंगे। मजबूरी शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जनता ने अपने नेताओं को कभी जगाया ही नहीं, ये बताया ही नहीं कि हमारे वोट देने का आधार आपको ये होगा। आप तो यहाँ से नाराज होकर के यहाँ वोट देते रहे, वहाँ से नाराज होकर के यहाँ वोट देते रहे और जाति के आधार पर अपने नेताओं के नकारेपन को मैनेज करते रहे। कभी सामाजिक न्याय को आपने जाति के चश्मे के बाहर से देखा ही नहीं। नेताओं के अच्छे काम पर अलग अलग जातियों के नेताओं की तारीफ की ही नहीं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सत्ताएं बदलती रहीं लेकिन कुछ जातियों का वर्चस्व हमेशा बना रहा। सामंतवाद, पोंगापंथी, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद हमेशा हावी बना रहा। अगर मेरी बात गलत है तो जरा दिमाग पर जोर डाल करके सोचिएगा कि पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मौजूदा समय में जो पार्टियां हैं उसमें से किस पार्टी से उत्तर प्रदेश में आपको उम्मीद है कि वो वंचित वर्गों का राज कायम कर पाएगी। राज शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ब्राह्मण बनियों की पार्टी होने का आरोप लगता है। इस बार मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ तो इनकी सरकार पर ठोक करके ठाकुरवादी होने के आरोप लगे। आरोप ये लगे कि अपनी जाति के अधिकारियों को, माफियाओं को संरक्षण दिया गया है। ठोक करके कृषि विश्वविद्यालय या अन्य जगह नियुक्तियां की गई हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में प्रमोटी आईएएस में विशेष ध्यान रखा गया है कि मुख्यमंत्री के सजाती अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग दिलाई जाए कि
उसी तरीके से सरकारी वकीलों की नियुक्ति में ब्राह्मणवाद पूरी तरीके से हावी रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बात किस सरकार में गायब होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यादव समाज से महज एक मंत्री बनाए गए हैं, तो क्या जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, मायावती की सरकार बनेगी, या उत्तर प्रदेश में मान लीजिए किसी अन्य की सरकार बनेगी, तो ऐसी कौन सी सरकार होगी जिसमें ठाकुर समाज से, ब्राह्मण समाज से एकाध लोगों को तुष्टीकरण के लिए रखा जाएगा? ऐसा नहीं होगा। मतलब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिन जातियों के मैंने नाम गिनाए उनका वर्चस्व तो सपा और बसपा में भी कम नहीं होता है। मतलब आपके अपने समाज का तुष्टीकरण यहाँ होता है, लेकिन आप उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हैं, तुष्टीकरण नहीं करते हैं। यही मूल अंतर है। यही सामाजिक न्याय के तकाजे को असली तरीके से समझने की ज़रूरत है। लोहिया की विचारधारा वाली पार्टी को यह समझने की ज़रूरत है कि वो कहते थे, संसोपा जिस समय उन्होंने बनाई थी, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, लेकिन पिछड़े 100 में 60 अभी भी ठीक ढंग से नहीं पा रहे हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। इस स्थिति में अगर आप समय रहते परिवर्तन ला पाते हैं तो बहुत कुछ बदलाव नजर आएगा। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।